आजकल लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में रीजनिंग के सवाल जरूर पूछे जाते हैं। एसएससी, आईबीपीएस जैसी परीक्षाओं में तो करीब 50 प्रश्न का एक पूरा पाठ रीजनिंग विषय पर ही होता है। वहीं आजकल आरएएस की प्री परीक्षा में भी रीजनिंग के सवाल पूछे जाने लगे हैं। ऐसे में अब स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी हो गया है कि वो रीजनिंग को भी अन्य विषयों की तरह अच्छे से तैयार करें। आज रीजनिंग पर टीचिंग टिप्स देने के लिए हमारे साथ मौजूद है रीजनिंग के एक्सपर्ट राजेश के स्वामी। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो। थैंक यू मैडम। राजेश जी, हम ये जानना चाहेंगे, सबसे पहले आप ये बताइए कि रीजनिंग जो शब्द है ये आजकल इतना प्रचलित क्यों हो गया है और रीजनिंग होता क्या है दरअसल? वजह यह है मैडम इसकी, क्योंकि वर्तमान में ऐसा कोई भी इसके अलावा सब्जेक्ट नहीं है जहाँ पर अपन ये कह सकें कि बच्चे के सारे परीक्षण लाइक देटियों को, उसकी मेंटेबिलिटी, उसकी लॉजिकल क्षमता, इस सारी चीज़ों की जांच कर सकें। उसकी साइंस कैसी है, उसके जनरल अवेयरनेस कैसे हैं, सामान्य व्यवहार में वो कैसे मतलब गति कर रहा है, इन सारी चीज़ों को जान सकें। इसके लिए केवल रीजनिंग ही ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें ये बता पाता है, इसका परीक्षण ये बता पाता है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास है। इसलिए ज़्यादातर एग्ज़ामों में ये एंट्रेंस एग्ज़ाम के रूप में आरपीएससी, यूपीएससी, एसएससी सभी एग्ज़ामों में क्या है कि इसके क्वेश्चन जोड़े गए हैं। तो किस तरह के प्रश्न जो है रीजनिंग में पूछे जाते हैं? इसमें मुख्य रूप से रीजनिंग को दो भागों में डिवाइडेड किया गया है। एक होता है वर्बल रीजनिंग और एक नॉन वर्बल। वर्बल के बहुत सारे पार्ट हैं। एक होता है लॉजिकल एबिलिटी, मतलब तार्किक क्षमता। तार्किक क्षमता में तर्क देने की क्षमता। लाइक दैट यूँ कहूँ कि जैसे कोई बच्चा है तो कोई भी आपके पास जैसे पूर्व धारणा आ गई कि लाइक दैट कोई भी कंडीशंस हो रही है, नोटिस हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है, उसका रीजन, उसके बारे में उसके बाद में डिस्कशन होता है कि वो उसके बारे में क्या तर्क हैं, वो सही हैं या गलत हैं, फिर पब्लिक उसका क्या एक्शन लेती है और उसका कंक्लूजन्स क्या निकलता है। लॉजिकल वाले पार्ट में ये आते हैं। thereafter फिर आता है आपके पास मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता। कहने में तो मेंटल एबिलिटी है, परंतु कहीं पर भी इसका जहाँ पर बच्चा ज़्यादा दिमाग का प्रयोग करता है वहाँ पर क्वेश्चन गलत होने की संभावना ही होती है। वजह यह रहती है मैडम इसकी कि वहाँ पर बच्चा को क्वेश्चन में बोला जाता है कि वर्णमाला परीक्षण, और बच्चा कुछ और सोच बैठता है। बच्चे को बोला जाता है कि सीक्वेंस वाइज, तो बच्चा अल्फ़ाबेट सीक्वेंस वाइज में पहुंच जाता है। इसकी वजह है कि बच्चा अपना दिमाग इसमें ज़्यादा लगाता है, अर्थात क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो दिखते कुछ और हैं जबकि कुछ और करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इस वजह से इसके क्वेश्चन ज़्यादातर बच्चों के गलत हो जाते हैं। जी, जैसे कि अभी आपने बताया कि कुछ और होता है और बच्चे कुछ और समझ लेते हैं। तो क्योंकि इसका जो ज्ञान है वो हमें नॉर्मली जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें भी नहीं मिलता है। आप टेक्स्ट बुक पढ़ लीजिए, कुछ भी पढ़ लीजिए, रीजनिंग जो है उसको, जो रीजनिंग एबिलिटी है उसको एनहेंस करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, किस तरह से इसकी तैयारी की जाए? इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया तरीका मैं बता रहा हूँ कि रीजनिंग की लिए बहुत ज़रूरी होती है एकाग्रचित्ता। वो सबसे पहले अपनी ठीक होनी चाहिए। मोर देन बच्चों को मैंने ऐसा पाया है कि बच्चा एक क्वेश्चन को 3 बार पढ़ता है तब जाकर के समझ पाता है कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, जबकि उसे समझना ही नहीं था, क्योंकि वो दिमाग उसमें इंक्लूड कर रहा है, जबकि क्वेश्चन जो कह रहा है वो अपने को देखना होता है और उसके अप्लाई के लिए हमारे पास सिचुएशंस होती हैं कि उसमें बहुत जल्दी समय में, कम समय में जल्दी कर पाएँ, या फिर उसको क्या है कि समय लगा करके कर पाएँ। तो ज़्यादा बेटर रहता है कम समय में उस क्वेश्चन को करें। इसके लिए सबसे बेस्ट उपाय है कि आप उसके पूरे कॉन्सेप्ट और थ्योरी जानें। पहले ऐसा था कि रीजनिंग में 20% क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें मतलब केवल कॉन्सेप्ट और बेस आता था, और 80% क्वेश्चनों में शॉर्ट ट्रिक से रिलेटेड पूछे जाते थे। बट वर्तमान परीक्षा पद्धतियों में चूँकि एग्जामिनर का ध्यान तो ये केंद्रित हुआ कि हमें जानना क्या है, बच्चे की मतलब यूँ को कॉन्सेप्ट जानना है या शॉर्ट ट्रिक जानना है, तो उन्होंने सोचा शॉर्ट ट्रिक जानना ही नहीं है, तो अभी वर्तमान में 80% क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट और जनरल थ्योरी, और फिर उसके बाद में 20% क्वेश्चन ये ऐसे आ पाते हैं जिनमें शॉर्ट ट्रिक लग पाती है। वर्तमान परीक्षा पद्धति पूर्ण रूप से कॉन्सेप्ट पर आधारित होती जा रही है। इसलिए बच्चे को जहाँ पर भी उसको कोई भी बुक्स में, गाइड्स में, टीचर के थ्रू जो उसको कॉन्सेप्ट वाइज सारा सिस्टमेटिकल तरीके से अच्छे से समझा सकें, पहले समझें,
देर आफ्टर उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए रिहर्सल करें, मतलब यूँ कहूँ कि पुराने ओल्ड पेपर्स हुए, बहुत सारे क्वेश्चन जो आ चुके हैं उनको, क्योंकि एक बार में डायरेक्ट गाड़ी की स्पीड नहीं बना सकते हम, उसे हमें क्या है कि बारी बारी से करेंगे। एक काम को 10 बार करेंगे तो अपने आप उसमें स्पीड बनेगी। जब आप उनको टिप्स देते हैं तो कौन सी चीज़ें हैं जो आप उनको बताते हैं कि सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, इस तरह के क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे और इनको इस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए? मैं सबसे पहले बच्चों का ये ध्यान देता हूँ कि जब तक बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, जैसे कोई भी क्वेश्चन आता है तो बच्चा उसमें एक मिस्टेक करता है, अपने माइंड लगा करके उसमें कुछ न कुछ गलती कर बैठता है, और जैसे ही ऑप्शन में जाता है तो ऑप्शन में जाते उसे अगर वो गलती करा हुआ ऑप्शन दिख जाता है तो सबसे बड़ी गलतफहमी उसके माइंड में ये आती है कि अगर ये आंसर नहीं होता तो ऑप्शन में क्यों आता। जबकि रीजनिंग के क्वेश्चन बनाने वाले की सबसे बड़ी खास बात यही होती है कि वो ऐसे ऑप्शंस को ज़रूर डालता है जो आपकी गलतियों से वहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं। तो ये गलतियाँ होने की वजह मात्र एक मानूंगा मैं कि बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, और कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से ही वो इस प्रकार की गलतियाँ कर पा रहा है, क्योंकि वो चीज़ को समझ नहीं पा रहा है और इसी वजह से वो गलतियाँ कर रहा है। जी, एक और प्रॉब्लम आती है टाइम मैनेजमेंट की, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को, जैसे आपने पहले बताया था कि टाइम लग जाता है समझने में ही कि प्रश्न है क्या। तो टाइम मैनेजमेंट किस तरह से किया जाए, क्योंकि एक वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जब भी आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बैठ रहे हैं। तो हाँ, खास तौर पे अगर मैं बात करना चाहूँ बैंक पीओ की, इसमें भी टाइम का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अभी वर्तमान में एसएससी का जो परीक्षा पद्धति उसमें भी चेंजिंग हुआ है। पहले 2016 से पहले इसी में 50 क्वेश्चन आते थे रीजनिंग के, अभी वर्तमान में 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। टाइम भी 75 मिनट से घटा करके 60 मिनट कर दिया गया। लाइक दैट रीजनिंग के लिए कहूँ 15 मिनट के अंदर 25 क्वेश्चंस। तो सबसे पहले सटीक आप इस प्रकार से 25 क्वेश्चन करने 15 मिनट में, तो सबसे पहले जाते ही उन क्वेश्चनों को करें जो आपकी पसंदीदा हैं, जो कम समय में आप कर सकते हैं, उन क्वेश्चनों को करें। देर आफ्टर आपको लगता है कि मैं उन क्वेश्चनों में, क्योंकि रीजनिंग में ये आवश्यक नहीं कि रीजनिंग का नॉलेज ही आपको सब कुछ दे रहा है। लाइक दैट जैसे एनालॉजी के क्वेश्चन आ जाते हैं, आपके पास एक जगह आ गया भारत और अनुपात लगा करके नई दिल्ली, और समानुपात लगा करके अमेरिका, और अनुपात लगा करके फिर आ गया खालिस्तान। अब यहाँ पर नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन भले ही वो लास्ट में करें, क्योंकि उसे अगर अमेरिका की राजधानी पता होगी तो वो कर सकता है, अदरवाइज इसमें रीजनिंग का कोई रोल नहीं है, तो इसमें जीके का रोल है। तो कुछ एक ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिन्हों लास्ट के लिए छोड़ सकता है। लाइक दैट कहीं पर भी अपन जाते हैं तो सबसे पसंदीदा चीज़ को पहले खाते हैं, तो सबसे पसंदीदा चीज़ को पहले करें। जी, तो जो सबसे पहले आपको पता है वो पहले कर ले, तो टाइम मैनेजमेंट इसी तरह से आप कर सकते हैं। राजेश जी, एक चीज़ और जाते जाते आप बताइए कि अगर हम टिप्स की बात करें तो आप क्या टिप्स देना चाहेंगे आज स्टूडेंट्स को जो अपेयर होने वाले हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जिनको रीजनिंग के क्वेश्चंस जो हैं उनको लेके बहुत तरह के कंफ्यूजन्स रहते हैं? कुछ जाते जाते आप उनको टिप्स देना चाहें तो ज़रूर बताएं। जी बिल्कुल, मैं टिप्स देना चाहूँगा स्टूडेंट्स के लिए, हर एग्जाम के स्टूडेंट के लिए। इवन आरएस प्री और मेंस में भी अभी जोड़ा गया है, और धीरे धीरे सभी परीक्षाओं के अंदर ये जोड़ा जा रहा है। आरएस मेंस में तो इस बार डेस्क्रिप्टिव कर दिया है पेपर, जिसमें लिखना पड़ता है बच्चों को, जो शॉर्ट ट्रिक कभी लिख ही नहीं सकता। तो मैं कहना चाहूँगा बच्चों को कि एकाग्रचित्ता किसी भी एग्ज़ाम के लिए सबसे पहले जो उसमें रीजनिंग का सिलेबस है उसका बहुत अच्छे से मतलब कॉन्सेप्ट वाइज क्लियरेंसी लें। देर आफ्टर उस एग्ज़ाम के जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको रिवीजन करें, अर्थात उनका मतलब प्रैक्टिस सेट के रूप में उनको निकालें, जिससे उनकी स्पीड बढ़ेगी और उनको कॉन्फिडेंट भी आएगा। क्योंकि अगर आप डेली का एक पेपर भी निकालते हैं तो 5 दिन में आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और मुझे नहीं लगता कि अगर 1-1.5 महीने भी आप ऐसे कर लेते हैं या 5, 10, 15 दिन भी ऐसा कर लेते हैं तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं जो आपको कॉन्फिडेंस दिलाएंगे। बच्चा हमेशा ये ढूंढता है कि कॉन्फिडेंस किससे आएगा, केवल अपने अंदर भरी हुई हवा से ही कॉन्फिडेंस आता है, न कि और किसी की हवा से। अपने अंदर नॉलेज होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो मैं कहीं भी उतर जाऊंगा किसी भी एग्जाम में। ये बहुत ज़रूरी मुद्दा होता है कॉन्फिडेंस के लिए। और अगर कॉन्फिडेंस क्लियर होता है तो बच्चे को कहीं भी कोई रुकावट नहीं आएगी, उसे पहले ही पता है कि मैं पास होऊंगा। 70% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो देखने के लिए एग्ज़ाम देते हैं, 30% स्टूडेंट ही दौड़ में शामिल होते हैं। तो उनको क्रैक करना आसान है यदि कॉन्फिडेंस है, और कॉन्फिडेंस आएगा कॉन्सेप्ट से। जी बिल्कुल सही बात बोली आपने, कॉन्फिडेंस अपने अंदर होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए क्योंकि वो आपको डुबो भी सकता है। राजेश जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि क्या आपके पास कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी आते हैं जो किसी डर की वजह से या रीजनिंग के डर की वजह से
कि रीजनिंग एबिलिटीज़ उनमें नहीं है इतनी अच्छी, इतनी इम्प्रूव नहीं है, उस वजह से वो अपना जो ये एग्ज़ाम्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, उनमें अपेयर ही नहीं हो पाते। क्या ऐसे भी कोई स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं? हाँ, कभी कभार ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जिनको शुरू से ही रीजनिंग का मतलब ऐसा डर सा फील होता है कि रीजनिंग के बारे में वो डरते हैं, इसलिए किसी एग्ज़ाम को देने से पहले ही डर जाते हैं। बट मैं उनको बहुत अच्छे से मोटिवेट करता हूँ, उनको समझाता हूँ कि ये चीज़ डरने योग्य नहीं है, ये सामान्य व्यवहार की चीज़ है, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसे समझा जा सकता है, सुना जा सकता है, और जब तक वो किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में नहीं आएंगे तब तक उनका डर नहीं निकलेगा। तो उनका सबसे फर्स्टली हम डर निकालते हैं, उसके बाद में उसको बिठाते हैं क्लास में, फिर उसको समझाते हैं। कहीं भी क्लास में यदि एक भी क्वेश्चन बच्चे के माइंड में उठने की संभावनाएं हो रही है तो टीचर को चाहिए वो उठने से पहले उस क्वेश्चन के बारे में डिस्क्रिप्टिव बतावें। तो ये ऐसा करने से बच्चा बिल्कुल सेटिस्फाई होता है। इवन हमारे पास 12 पढ़े हुए स्टूडेंट भी आ जाते हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे, तो वो उन बच्चों को भी हम इसी प्रकार से गाइड करते हैं, क्योंकि वो पहले दिन तो ऐसा समझफुल फील करते हैं कि बड़े बच्चों के बीच में कहाँ आ गए, लेकिन वो दूसरे दिन वापस रूटीन में आ जाते हैं। जी, तो राजेश जी, जैसे अभी आपने बताया कि मोटिवेट करने की ज़रूरत पड़ती है और आप बच्चों को मोटिवेट भी करते हैं जो डीमोटिवेट होकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं दे रहे हैं उनको। राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। विजन एजुकेशन प्रोग्राम आपको कैसा लगा? आपकी राय या सुझाव हमें इस ईमेल आईडी पर भेजें vision.education@in.patrika.com।